हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ा था। आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं। एक होता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, दूसरा होता है विचुंबकन प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और विचुंबकन प्रभाव को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, यह पूरा डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से क्या दिक्कत होती है, उससे कौन कौन से दोष पैदा हो जाते हैं, जनरेटर में कौन कौन से दोष पैदा हो जाते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से, इस पर भी चर्चा लास्ट में हमने करी थी। अब आज पढ़ेंगे हम लोग कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो दोष पैदा होते हैं उनका निवारण कैसे किया जाएगा। रेमेडी ऑफ आर्मेचर रिएक्शन का निवारण क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। रेमेडी या हिंदी में इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण। आर्मेचर रिएक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण। तो या इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं रेमेडी, REMEDY, रेमेडी ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव का निवारण। तो थोड़ा सा मतलब ये चीजें हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर हमने उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण लिखा है, इंग्लिश में जो लिखा है तो आर्मेचर रिएक्शन प्रभावों का निवारण लिखा है। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, जो लिख गया है हेडिंग ठीक है, उसमें कुछ भी मिटाना घटाना नहीं है। तो जैसा कि हम सबको पता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो तरह के दोष होते हैं। एक दोष होता है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, दूसरा होता है विचुंबकन प्रभाव। पहला दोष लिखते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में इसका नाम क्या लिखते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जोर से बोलो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में हमने समझाया क्या था कि आर्मेचर जो होता है, ऐसे फिगर बनाया था, यहाँ पर हमने एक आर्मेचर बना दिया था। पूरी बात को ध्यान में करिए, जो कल की क्लास में पढ़ाया गया है उसको ध्यान में लाने की कोशिश करिए। तो ये आर्मेचर पे बाइंडिंग
करी गई है। ये N पोल होता है मैग्नेट का, ये S पोल होता है। आर्मेचर रिएक्शन में हमने बताया था कि जब आर्मेचर रिएक्शन, जब लोड नहीं लगा रहता है, यानी कि ये आर्मेचर अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाए रहता है, तो ये जो हमारा मेन फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र है ये एक समान रूप से ऐसे फैला रहता है। जब आर्मेचर अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है तो मेन फील्ड में एक डिस्टरबेंस पैदा कर देता है, जिसके कारण इस तरह से ऐसे बल रेखाएं हमारी, या फ्लक्स बोल सकते हैं, हमारे फ्लक्स से जो है इस तरह से चलने लगते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रह जाते हैं हमारे फ्लक्स। तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होता है किसका, मैग्नेट का, जो मैग्नेट का न्यूट्रल एक्सिस होता है वो सीधी रेखा ना होकर के, अगर हमारा ये GNA है, ये हमारा GNA है अगर, तो MNA जो होता है वो GNA से फाई S खिसक जाता है, इस तरह से कुछ आ जाता है, ये 5 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। यही कल समझाए थे हम। तो इस प्रभाव के निवारण के लिए क्या करना है आपको, इस प्रभाव के निवारण के लिए ब्रशों को आर्मेचर के घुमाव की दिशा में आगे बढ़ाते जाना है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ब्रश हमारे कहाँ लगते हैं, ब्रश हमारे MNA पर लगे होते हैं, लेकिन जब लोड नहीं लगा है तब MNA और GNA एक रहता है, तो ब्रश हमारा यहीं पर लगा रहना चाहिए था, इस पर, यहीं पर MNA पर। MNA और GNA सेम है, लेकिन बाद में जब लोड पड़ा, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र बना, तब MNA खिसक गया 5 डिग्री। तो हमको क्या करना है, इस दोष के निवारण के लिए ब्रशों को भी धीरे धीरे आर्मेचर की घुमाव दिशा में, आर्मेचर का घुमाव डायरेक्शन ये है अगर, ठीक है, तो घुमाव दिशा में ब्रशों को भी ऐसे धीरे धीरे आर्मेचर की घुमाव दिशा में आगे ब्रशों को धीरे धीरे खिसकाते जाना है, और ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है कि उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल अधिकतम हो और स्पार्किंग न्यूनतम हो। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे लोड दे करके, जितना इसका लोड होगा, सामान्य लोड जितना ले सकता होगा उतना लोड देने के बाद फिर क्या करेंगे, ब्रशों को धीरे धीरे आर्मेचर के घुमाव दिशा में आगे बढ़ाते जाएंगे, और ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि स्पार्किंग का मान न्यूनतम हो और जनरेटर द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी अधिकतम हो। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद वहीं पर ब्रश को हम छोड़ देंगे, फिक्स कर देंगे। और यह सब कार्य किसके माध्यम से किया जाएगा, राकर प्लेट के माध्यम से किया जाएगा। राकर प्लेट क्या है, राकर प्लेट क्या है, जनरेटर में जब शुरू में पढ़ा रहे थे कि पार्ट्स ऑफ जनरेटर, तब उसमें हम राकर आर्म या राकर प्लेट का नाम लिए थे। आर्मेचर की शाफ्ट पे राकर आर्म लगी होती है, ऐसे इस तरह से ऐसे हाफ सर्कल में होती है, और शाफ्ट पे सपोज करो ये शाफ्ट है, इस पे राकर आर्म ऐसे लगी रहेगी बीचों बीच, और उसका आर्म जो होती है ऐसे, एक आर्म रहेगी, एक आर्म ऐसे रहेगी, ऐसे आकर के इधर कम्यूटेटर पे लगेगी, एक इधर आके कम्यूटेटर लगेगी। उसी राकर आर्म में ब्रश होल्डर होता है, उसी ब्रश होल्डर में कार्बन ब्रश फंसा दिए जाते हैं, ये व्यवस्था होती है। तो राकर आर्म को क्या करना है हमको, कि हमको राकर आर्म को खिसकाते जाना है आर्मेचर की घुमाव दिशा में आगे। ऐसी सिचुएशन प्राप्त करनी है ताकि जब राकर आर्म घुमाओगे तो ब्रश होल्डर सब कुछ घूमेगा, तुम्हारा सारा चीजें मूवमेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है ताकि स्पार्किंग कम हो जाए और अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त हो। इस दोष का निवारण यही है। तो समझ में आ गया है, कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करना है, ब्रशों को आर्मेचर की घुमाव दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना है, और ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है कि स्पार्किंग का मान न्यूनतम हो जाए, ब्रशों पर होने वाली स्पार्किंग का मान न्यूनतम हो जाए। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ब्रश, यहाँ यह भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे हमने बताया था कि जो ब्रश लगता है वो यमन्य पर लगेगा। शुरुआत में यमन्य जीएनए एक ही लाइन पे है। तो होता क्या है, जैसे आर्मेचर जब काटता है
बल रेखाओं को ऐसे मान लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे फ्लक्स को काटता है। अगर हम मान लें कि नॉर्थ साइड के फ्लक्स को जब काटता है तो इधर के तारों में प्लस पैदा हो रहा है, जो ऐसा हम मान ले रहे हैं। अब बाकी तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से तुमको चेक करना पड़ेगा कि विद्युत घुमाव दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। फिलहाल हम ऐसा मान ले रहे हैं कि आर्मेचर की घुमाव दिशा ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ऐसा मान ले रहे हैं कि आर्मेचर नॉर्थ साइड के फ्लक्स को काट रहा है तो प्लस पैदा हो रहा है इस साइड के तारों में, और इस साइड के तारों इस साइड के जो फ्लक्स है, ये तार नहीं फ्लक्स है, ध्यान रखना है, तो ये सब फ्लक्स है। इन फ्लक्सों को जब काटेगा तो आर्मेचर जो कॉइल है इन आर्मेचर कॉइल में माइनस पैदा होगा, माइनस, ठीक है। ऐसा हम मान लेते हैं अगर तो स्पार्किंग, यहाँ पर स्पार्किंग जनरेट होने का रीजन क्या है, जो मैं बता रहा हूँ कि ब्रश अगर मेरे न्यूट्रल एक्सिस पे लगे हैं तो क्या करेगा कि अगर हमारा ब्रश और यमन्ने यही रह जाए, सपोज करो कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है आर्मेचर की वजह से डिस्टर्ब ना हो, आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से डिस्टर्ब ना हो, तो मेरा यमन्ने जीएनए यही रहेगा, यही मेरा ब्रश भी लगा रहेगा। इतना बात क्लियर, यही मेरा ब्रश भी लगा रहेगा। और इधर साइड की जब फ्लक्स को आर्मेचर काटेगा तो इसमें इस ब्रश में प्लस चला जाएगा, इधर साइड के फ्लक्स को जब आर्मेचर काटेगा तो इस ब्रश में जो यहाँ ब्रश लगेगा इस ब्रश से माइनस होकर के निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत यही आ जा रही है कि जब आर्मेचर अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है लोड पड़ने के बाद, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब कर देता है तो हमारा यमन्ने तो खिसक गया, दूसरी जगह चला गया। माने कि यहाँ तक अभी पहली कंडीशन में ये पॉइंट मेरा क्या था, न्यूट्रल एक्सिस था, यमन्ने था ना यही पॉइंट, लेकिन अभी यमन्ने ये हो गया मेरा, ये हो गया। तो नॉर्थ पोल का प्रभाव कहाँ तक रह गया, नॉर्थ पोल का प्रभाव यहाँ तक हो गया, पहले यहीं तक था इस लाइन से, अभी यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आर्मेचर है जब इधर के फ्लक्स को काटेगा, काट करके ऊपर की तरफ निकलेगा, तो इस ब्रश में प्लस आना चाहिए, इस ब्रश में प्लस आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ब्रश हमारा यहीं लगा है और ये आर्मेचर यहाँ तक प्लस काटेगा, आर्मेचर यहाँ तक फ्लक्स को काटेगा, तो यहाँ से जो प्लस पैदा होगा, यहाँ पर जो प्लस पैदा होगा वो कहाँ जाएगा, रिटर्न होकर के आना पड़ेगा ना, इधर रिटर्न होकर के नहीं आ पाता तब तक तो इधर घुस जाता माइनस में, इसी वजह से स्पार्किंग होता है। ये जो है माने इधर माइनस में घुसता भी नहीं, उसका भी एक रीजन बता रहा हूं आपको। कुछ हद तक हमारा बात समझे हो। हमने कहा कि जब आर्मेचर घूमेगा तो अगर मेरा ब्रश यहीं लगा है या मैंने मेरा यहीं है तो इतनी दूर तक हमारा नॉर्थ पोल होगा, इधर के बाद इधर साउथ पोल का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल की साइड के फ्लक्स को जब काटेगा तो उसमें प्लस पैदा होगा और प्लस यहाँ से चला जाएगा, और साउथ साइड के फ्लक्स को जब काटेगा तो उससे माइनस पैदा होगा, माइनस इस ब्रश से निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि आर्मेचर का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, उसने मेन फील्ड को डिस्टर्ब कर दिया, तो यह मैंने मेरा यहाँ चला गया, और ब्रश में मान लूं कि यहीं रह गया, मेरा ब्रश में खिसकाया ही नहीं, हमने कह दिया हम ब्रश खिसकाया नहीं, ब्रश यहीं रह गया। तो जब आर्मेचर कट करता हुआ ऐसे निकलेगा, इधर के फ्लक्सेस को कट करेगा, तो यहाँ तक तो प्लस बनाता जाएगा, यहाँ तक प्लस बनाएगा, लेकिन यहाँ तक क्या प्लस सप्लाई तो ऐसे होकर निकल जाएगा, इधर का प्लस सप्लाई क्या होगा, दिक्कत क्या हो जाएगा, विद्युत धारा कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह दिशा उल्टा हो जाता है। अभी आर्मेचर कॉइल, यही आर्मेचर कॉइल है ना, यही कॉइल इस फ्लक्स को काट रही है, इन फ्लक्स को यही कॉइल काट रही है। इसी कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह दिशा पहले मान लिया यहाँ तक तो इस डायरेक्शन में रहा, यहाँ तक मान लिया इस डायरेक्शन में रहा, विद्युत धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में, यहाँ जाने के बाद विद्युत धारा उल्टी आने लगती है। भाई इधर का जो फ्लक्स यहाँ से काटने के यहाँ तक जितना काटेगा उतना तो इस ब्रश से बाहर चला जाएगा, यहाँ इतनी दूर में जो प्लस पैदा किया इसने वो कहाँ जाएगा, रिटर्न हो जाने के लिए रास्ता तो यही मिल रहा है ब्रश को, इसी ब्रश से आएगा। लेकिन कॉइल में धारा का प्रवाह, इन कॉइलों में धारा का प्रवाह अभी ऐसा ना रह करके ऐसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या होगा, स्वप्रेरण के कारण इन कॉइलों में एक विद्युत वाहक बल और पैदा हो जाता है। स्वप्रेरण क्या है यहाँ मैं नहीं समझाऊंगा, अगर नहीं जानते हो तो। स्वप्रेरण के कारण इन कॉइलों में एक विद्युत धारा
और उत्पन्न हो जाती है जो कि इसका विरोध करें, इधर से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका विरोध करने लगता है, जिसके कारण स्पार्किंग जनरेट होने लगती है। यही तना रीजन है स्पार्किंग का। उस स्पार्किंग को कम करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, ब्रशों को धीरे धीरे आर्मेचर की घुमाव दिशा में आगे बढ़ाना पड़ता है और ऐसी स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है ताकि मैक्सिमम विद्युत वाहक बल मिले और स्पार्किंग मिनिमम हो जाए। बात समझ में आ गया? अब स्वप्रेरण के कारण मैंने बताया, स्वप्रेरण का मतलब होता है जैसे एक कोई कॉइल है, ध्यान से समझो बात को, ये कॉइल है। स्वप्रेरण हमेशा ध्यान रखना एसी में होता है, डीसी में स्वप्रेरण नहीं होता है। इसको हमने एसी सप्लाई से जोड़ दिया है ऐसे। तो एसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र तो बनाएगा ही अपना, लेकिन कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? अल्टरनेटिंग स्वभाव वाला प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। प्रत्यावर्ती में आपको पता है कि यह जो है इस तरह से एसी चलती है, माने हाफ साइकिल प्लस और हाफ साइकिल माइनस। तो इसमें पोल फिक्स नहीं हो पाते हैं। एसी से जो मैग्नेट बनता है उसमें पोल फिक्स नहीं हो पाते हैं। ये एन बनेगा, ये एस बनेगा। अगले ही हाफ साइकिल जब 0 पर निगेटिव साइकिल में जाएगा तो यही पोल एस बन जाएगा, यही एन बन जाएगा। यही हर बार होता रहेगा, 1 सेकंड में 50 बार यही होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यह जो कॉइल है अपने ही द्वारा पैदा की गई बल रेखाओं को अपनी जगह पर स्थिर होते हुए कट करती है। इतनी बात समझना जो भी ध्यान से बोल रहा हूं। यह कॉइल अपने ही द्वारा पैदा की गई बल रेखाओं को अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए कट करती है, और जब कोई कॉइल किसी फ्लक्स को कट करती है तो उस कॉइल में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये फैराडे का नियम है। तो इसमें एक विद्युत वाहक बल और पैदा हो जाएगा। फिर से समझो इसको। एसी सप्लाई दिया, एकदम अटेंशन में रखना दिमाग को, नहीं फिर भूल जाओगे, समझ नहीं आएगा। एसी सप्लाई दिया तो कैसा सब मैग्नेट बना इसमें? अल्टरनेटिंग मैग्नेट। बार बार इसकी पोलरिटी चेंज हो रही है, पोलरिटी चेंज होने का मतलब बीच में एक बार 0 भी होता होगा, क्योंकि एसी ऐसे ही चलती है। 0 स्टार्ट होती है, फिर यहाँ 0, फिर उसके बाद 0। एक साइकिल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हुई थी, यहाँ बीच में एक बार 0 हुआ, ऑफ हुई। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बार बार इसमें फ्लक्स बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है फ्लक्स। जैसे सपोज करो फ्लक्स आया, खत्म हो गया, फिर आया, फिर खत्म हो गया, फिर आया, फिर इसी बीच में मैं एक तार डाल दूं तो ये तार क्या करेगा? तार को घुमाना नहीं है, फिक्स रखो। फ्लक्स इसके चारों ओर फ्लक्स आया ऐसे, फिर खत्म हो गया, फिर आया, फिर खत्म हो गया, फिर आया, ऐसे 1 सेकंड में 50 बार हो रहा, क्योंकि एसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो यह तार क्या कर रहा है? अपनी जगह पर स्थिर होते हुए भी उन फ्लक्सेस को कट कर रहा है। इसको घुमा नहीं रहा हूं तार को, तार केवल फिक्स है। केवल फ्लक्स क्या हो रहा है? फ्लक्स बन रहा, खत्म हो रहा, बन रहा, खत्म हो रहा है। तरंगे समझो इसे, तरंगे आई खत्म हुई, आई खत्म हुई, आई खत्म हुई। तो ये तो तार काट रहा है ना उनको बार बार। ये तार अगर बार बार उनको काट रहा है तो इसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। तो ये कॉइल क्या कर रही है? कॉइल में ऑलरेडी एसी सप्लाई लगी है, पहले से हमने एक एसी सप्लाई दे रखी है, लेकिन यह अपने ही द्वारा पैदा किए गए चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ही जगह पर स्थिर रहते हुए बार बार काट रही है। क्या होगा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये कॉइल क्या होगा? अपने ही द्वारा पैदा किए गए फ्लक्सेस को काट भी तो रहा है, जिसके कारण इस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा जो इस आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करने लगेगा। ठीक है, इसे ही बोलते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। और यह जो है स्टैटिक टाइप का होता है, डायनेमिक नहीं होता है। स्टैटिक मतलब स्थिर वाला, क्योंकि कॉइल डायनेमिक नहीं है, कॉइल मूवमेंट नहीं कर रही है, कॉइल अपनी जगह पर स्थिर होते हुए भी काट रही है बल रेखाओं को। ठीक है, यही डीसी सप्लाई यहां देते तब कतई इसमें सेल्फ इंडक्शन नहीं आता, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा बनेगा खत्म होगा, बनेगा खत्म होगा, फिक्स पोल हो जाएगा, यानी यस फिक्स टू फिक्स। ठीक है, तो डीसी में सेल्फ इंडक्शन नहीं होता है, एसी में सेल्फ इंडक्शन होता है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ पर होता है। आर्मेचर जब ये तो सप्लाई हमारी जो होती है पोलों पे वो डीसी होती है, लेकिन आर्मेचर जो कट करके जो सप्लाई जनरेट करता है वह एसी जनरेट करता है। समझ गए बात को? वो एसी जनरेट करता है। तो वह एसी जनरेट करता है तो क्या करेगा? यहाँ पर एसी सप्लाई इसमें जनरेट हो रहा है तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो प्रत्यावर्ती टाइप का बनेगा ना।
और जब प्रत्यावर्ती टाइप का बनेगा तो वही चीज मैंने बताया कि इतनी दूर की बल रेखाओं को काट करके जब आर्मेचर निकलेगा तो उसमें जो भी सप्लाई माना हमने प्लस मिला तो प्लस निकला ऐसे। लेकिन इधर वाले में जैसे यहां से आगे बढ़ेगा तो कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह उल्टा हो जाएगा उसी कॉइल में। सपोज दैट एक यहाँ एक फिगर और बना रहा हूं। सपोज दैट एक ये कम्यूटेटर सेगमेंट बना दे रहा हूं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, कुल मिला 3 सेगमेंट है। ठीक है। एक सेगमेंट का नाम दे दिया हमने S1, एक सेगमेंट का नाम दे दिया S2। और इसके बाद इस पे ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिगर, ऐसे जोड़ो और देखने में ताकि सुंदर लगे। ऐसे ये एक कॉइल है। एक कॉइल क्या होती है? आर्मेचर कॉइल कहाँ जुड़ती है? कम्यूटेटर के सेगमेंट पे जाके जुड़ती है। तो एक कॉइल का एक सिरा इस सेगमेंट से जुड़ा है, दूसरा सिरा इस सेगमेंट से जुड़ा है। एक कॉइल फिर यहाँ से जुड़ेगी, ऐसे ऐसे इस सेगमेंट से, दूसरा सिरा इस सेगमेंट से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ से एक कोई और कॉइल होगी जिसका एक सिरा यहाँ पर आके लगा होगा, आगे इस दूसरा सिरा इसके आगे वाले सेगमेंट पे लगा होगा। तब इसमें क्या होता है? ब्रश जो होता है हमारा, पहले सपोज करो कि ब्रश ऐसे इस पोजीशन में है। ठीक है। यहाँ एक सेगमेंट और बना लो ऐसे। अब इस ये कॉइल है, इसका एक सिरा ऐसे यहाँ भी जुड़ा होगा। ब्रश केवल ये हमारा क्या है? ब्रश। ब्रश। यह ब्रश क्या करेगा? ब्रश इस पे स्लाइड करेगा ना, ब्रश तो फिक्स होगा, ये घूमता रहेगा ना। कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ये ऐसे गोल गोल होगा। लेकिन हम गोल गोल बना के हम समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने सीधा सीधा बना दिया है। तो ब्रश तो सरकता हुआ कांटेक्ट बनाएगा, ये इधर को जाएगा, ब्रश ऐसा लगेगा ब्रश पीछे को भाग रहा है, लेकिन ब्रश तो भागेगा नहीं, ब्रश तो फिक्स रहेगा। तो मान लो कि इसका डायरेक्शन ऐसे है, इधर को जा रहा है, तो ब्रश अभी केवल S2 के संपर्क में है। थोड़ी देर बाद तो ऐसी स्थिति भी आएगी कि S1 S2 दोनों के संपर्क में आ जाएगा। अभी ब्रश को धारा कहाँ से मिल रही है? इस ब्रश को थोड़ा सा मतलब मजेदार कम बन पाया फिगर, इसको ऐसे बीच में जोड़िए, इसको यहाँ जोड़िए, इस वाले को लाके यहाँ जोड़िए बीच में ऐसे। तो ये जो ब्रश है, इस ब्रश को ऐसे ऐसे मार्किंग कर दीजिए, लगेगा कि ब्रश है। अब ये ब्रश केवल S2 के संपर्क में है, इसको धारा इस कॉइल से मिल रही है और इस कॉइल से मिल रही है। अगले ही क्षण इसको खिसका देते हैं। खिसका देंगे तो क्या होगा? 1 2 और एक और बना दिया हमने, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है। 3। अब हमारा जो है ये S1 है, ये S2 था, जैसे बना है वैसे बना दे रहा हूं। बस अब की बार ब्रशों को क्या करना, खिसका करके S2 के, केवल S2 को नहीं लगाना, S1 S2 दोनों पर लगा दीजिए, ऐसे ऐसे लगा दिया हमने। ये ब्रश हो गया मेरा। ठीक है। अब की बार कॉइल जैसे जुड़ी थी वैसे जोड़ दो सब में। एक कॉइल यहाँ जुड़ गया, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा यहाँ जुड़ गया, और ये कॉइल ये थी, इसका एक सिरा यहाँ जुड़ गया, गलत बना दी, इसका एक सिरा यहाँ जुड़ गया। सही तो है यार। एक कॉइल, इसका एक सिरा यहाँ जोड़िए, फिर एक कॉइल ये लीजिए, इसका एक सिरा फिर यहाँ जोड़िए, दूसरा सिरा यहाँ जुड़ेगा। ठीक है। तीसरी कॉइल रहेगी तो इसका एक सिरा कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, तीसरा यहाँ जुड़ेगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा फिगर अब इतना क्लियर नहीं बन पा रहा है। तो पहले वाले में क्या था? धारा का S2 में क्या था? धारा का प्रवाह ब्रश को कहाँ से मिला था? यहाँ से मिल रहा था, यहाँ से मिल रहा था। अब ये इस कंडीशन में धारा कहाँ से मिल रही है इसको, ब्रश को? इस कंडीशन में धारा देखो, ब्रश का नाम, कॉइल का नाम भी दे दो, जैसे ये कॉइल A है, ये कॉइल B है, ये और ये कॉइल C है, ऐसा कर दो। तो पहले कंडीशन में उसको ब्रश को 2 कॉइलों से सप्लाई मिल रही थी, B और C दोनों से ना। इस कंडीशन में किससे सप्लाई मिल रही है? ये हमारा A कॉइल है, हमारा B कॉइल है, हमारा C कॉइल है। तो B कॉइल तो शॉर्ट हो गई, ध्यान दो,
ब्रश हमारा इन दोनों सेगमेंट को टच कर रहा है, बी कॉइल तो शॉर्ट हो गई है, एक ही ब्रश से शॉर्ट हो गई, इसलिए इसमें कोई धारा बहेगी ही नहीं, शॉर्ट हो गई कॉइल नहीं। अब इसको धारा इस ब्रश को कहां से मिल रही है, इस कॉइल से मिल रही है और इस कॉइल से मिल रही है, ठीक है। अगले ही क्षण क्या होगा, एक फिगर और बना दूं तो मुझे लग रहा है और अच्छा समझ जाओगे। ये मिटा दूं, इसका जरूरत तो नहीं है ना, समझ गए हो, काम भर के छोड़ दो, अभी जरूरत ना पड़ जाए, एक फिगर जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दो, या ऊपर देख लो, ऊपर में जगह है। ये है फिर हमने लिया 1 2 3 ऐसे, ये हमारा क्या था S1, ये हमारा S2, कॉइल हमने बना दिया, सबके ऊपर एक एक कॉइल ऐसे बना दिया, ठीक। अब इसका एक सिरा इधर कहीं जाके दूसरे सेगमेंट से जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। उल्टा जोड़ दिए कहा, चलो S1 का एक सिरा इधर वाले जोड़े हैं ना, S1 ठीक है, यहाँ जोड़ दिए, इसको यहाँ जोड़ दिए, इसको यहाँ जोड़ दिए, इसको यहाँ जोड़ दिए, ये वाला यहाँ जोड़ देंगे, ये वाला यहाँ जोड़ देंगे, इस ऐसे तरह बनेगा। अब ब्रश हमारा जो है, इस स्थिति में ब्रश S1 S2 दोनों को टच कर रहा था, अभी ब्रश को सरका दो इधर, केवल इस पर आ गया, आप सरक के ब्रश हमारा इस पर आ गया, ठीक। अब इसको सप्लाई कहाँ कहाँ से मिल रही है, जो शार्टिंग थी, अब इसको सप्लाई मिलेगी इस ब्रश को कौन कौन से पॉइंट से, इस कॉइल से मिलेगी और इस कॉइल से मिलेगी। ये कॉइल हमारी है कौन कौन सी, एक कॉइल ज्यादा बना दिए क्या इसमें, एक कॉइल ज्यादा बना दिया ना हमने, रुको, अच्छा 1 मिनट, नहीं भी हो जाओगे कंफ्यूज, फिर से फिगर बना देता हूँ इसको देख करके थोड़ा सा। तो 1 और 2 और 1 2 3 लिया हमने, ये इसका नाम S1, इसका नाम S2। कॉइल की जो बात हो रही है, तो एक कॉइल यहाँ पर है, इसका एक सिरा यहाँ जोड़ दिए, इसका एक सिरा यहाँ, अब इस पर दूसरी कॉइल का एक सिरा यहाँ से आके लगेगा, वो हमने दिखाया नहीं। फिर एक कॉइल यहाँ लिया, यहाँ ला के जोड़ा, यहाँ ला के जोड़ा, एक कॉइल यहाँ लिया, इसका एक सिरा यहाँ जोड़ा और यहाँ जोड़ा, नहीं समझ में आ रहा। ये हमारा है कॉइल A, ये हमारा कॉइल है B, हमारा कॉइल है C। अब ब्रश मेरा यहाँ पर 3 कंडीशन दिखा रहा हूँ, पहले कंडीशन में केवल S2 संपर्क में था, दूसरे कंडीशन में S1 S2 संपर्क में था, तीसरे कंडीशन में केवल जो है, तीसरे कंडीशन में हमारा ब्रश जो है ये केवल और केवल S1 के कांटेक्ट में आ जाएगा, सरक करके केवल S1 के कांटेक्ट में, S2 छूट जाएगा, ये केवल S1 के कांटेक्ट में आ जाएगा ये ब्रश हमारा, ठीक है। जब केवल S1 के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको सप्लाई कहाँ कहाँ से मिलेगी, सप्लाई उसको यहाँ से मिलेगी और यहाँ से मिलेगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये था कि नॉर्मल सिचुएशन थी जिसमें इस ब्रश को सप्लाई कॉइल C और कॉइल B से मिल रही थी, ये इसमें शॉर्ट हो गया, कार्बन ब्रश 2 सेगमेंट को शॉर्ट हो गया, 2 सेगमेंट पे शॉर्ट हो गया, जिसमें कॉइल B शॉर्ट हो गई थी, ये पॉइंट ये कॉइल B शॉर्ट हो गई थी, इसमें से धारा प्रवाह बंद हो गया था। तो इस कंडीशन में इसको कॉइल, इस सप्लाई से यहाँ धारा मिल रही थी, तो शॉर्टिंग के पहले कॉइल B में धारा का प्रवाह का दिशा क्या था, ये था, मान लो ये है, तो मतलब क्लॉकवाइज। शॉर्टिंग खत्म हुई जैसे, तो इसको धारा कहाँ से मिलने लगी, फिर A और B कॉइल से मिलने लगी, लेकिन B कॉइल में शॉर्टिंग के पहले धारा का प्रवाह इधर था, देखो इधर था, अभी शॉर्टिंग जैसे हटा B कॉइल में धारा का प्रवाह इधर हो गया, कॉइल में धारा का प्रवाह चेंज हो गया। अब कॉइल में धारा का प्रवाह जैसे ही चेंज होगा, तो स्वप्रेरण के कारण जो है उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल और पैदा हो जाएगा, जो कि आरोपित का विद्युत विरोध करने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्रश जैसे ही कूद के यहाँ से आएगा, इस पे यहाँ स्पार्किंग जनरेट हो जाएगी। इतना बात समझ में आया। तो ये है हमारा पूरा मामला
अभी तुमको मैं इसी में कम्यूटेशन भी समझा दिया हूँ क्या है। अभी कम्यूटेशन को एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। कुल मिला के स्पार्किंग आने का रीजन क्या है हमने बता दिया। तो आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव का पहला प्रभाव था चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव के कारण मेन फील्ड हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण एमएनए हमारा जीएनए से 5 डिग्री खिसक जाता है। इस स्थिति में ब्रशों पर स्पार्किंग आने लगती है। इस दोष के निवारण के लिए ब्रशों को हम धीरे धीरे आर्मेचर की घुमाव दिशा में आगे बढ़ाते जाते हैं और ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं ताकि ब्रशों पर स्पार्किंग का मान कम से कम हो और उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल अधिकतम प्राप्त हो सके हमें। क्लियर बात पूरा? तो इसको 4 लाइन में लिख दे रहा हूं, इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव का निवारण कैसे करेंगे हमने 4 लाइन इसके बारे में लिख दी, बाकी विस्तृत रूप से आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर जो है आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव का जो दूसरा प्रभाव है विचुंबकन प्रभाव, उसका निवारण क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है। तो अब आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव का दूसरा प्रभाव क्या था? विचुंबकन प्रभाव। दूसरा प्रभाव था आपका विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव या इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस तेजी से बोलो। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये हो गया मामला इसका। अब इसको समझना क्या है, एक बार पहले तो थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें हमने ये ले लिया मेन फील्ड, बीच में हमने लगा दिया आर्मेचर। आर्मेचर पर ये हो गए हमारे बाइंडिंग, ये हो गई। इसके बाद मेन फील्ड का दूसरा सिरा इधर हमने कर दिया ऐसे। इसको हमने माना एन पोल है, इसको हमने माना यस पोल है। ध्यान से समझना इस बात को। डीमैग्नेटाइजिंग